नमस्कार दोस्तों, थॉर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपन पशुओं के रोग पढ़ रहे थे। कल अपन ने जीवाणु जनित रोग कौन से हैं, विषाणु जनित रोग कौन से हैं, प्रोटोजोआ द्वारा कौन से रोग होते हैं, परजीवी द्वारा, उपापचयी रोग कौन से हैं, जन्मजात रोग कौन से हैं, इनके उदाहरण अपन ने देख लिए थे। इसके अलावा वायरस जनित रोग हैं, उनमें से अपन ने खुरपका, मुंहपका रोग और पशु प्लेग रोग, इनका विस्तृत अध्ययन कर लिया था। आज पढ़ेंगे दोस्तों अपन जीवाणु जनित रोग। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं दोस्तों? आपने पिछली वीडियो में एक ट्रिक के माध्यम से सारे रोग याद कर लिए थे। उनमें से जो रोग अपने सिलेबस में हैं उनका एक एक रोग का अपन विस्तृत में अध्ययन करेंगे। तो पहला रोग शुरू करते हैं दोस्तों। पहला रोग शुरू करते हैं एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स रोग। एंथ्रेक्स रोग, इस रोग को और अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो इस रोग के अन्य नाम देख लेते हैं दोस्तों। अन्य नाम। एंथ्रेक्स रोग को दूसरे किन नामों से जाना जाता है? अन्य नाम है, इस रोग को दोस्तों जहरी बुखार के नाम से जाना जाता है। जहरी बुखार। इसके अलावा इसे गिल्टी ज्वर के नाम से जाना जाता है। गिल्टी ज्वर। इसको दोस्तों मिट्टी जनित रोग के नाम से जाना जाता है। मिट्टी जनित रोग। मिट्टी जनित रोग बोलते हैं। इसके अलावा इसको जूनोटिक रोग बोलते हैं। जूनोटिक रोग। जूनोटिक रोग। जूनोटिक रोग बोलते हैं दोस्तों इसको। इसके अलावा बूल एंड सॉर्टर रोग बोलते हैं दोस्तों इसको। बूल एंड सॉर्टर रोग। ये सारे रोग नाम हैं, किस आधार पर रखे हैं, ये एक एक नाम का अपन देखेंगे किस आधार पर रोग का नाम रखा है। बूल एंड सॉर्टर रोग बोलते हैं। इसके अलावा इसको बिसहरी के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों एंथ्रेक्स रोग के अन्य नाम हैं। एंथ्रेक्स रोग को इन और अन्य नामों से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है वो अपन इनके लक्षण पढ़ेंगे, तो एक एक लक्षण के आधार पर एक एक रोग का नाम हो जाएगा। जूनोटिक रोग क्यों बोलते हैं इसको? जूनोटिक रोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जूनोटिक रोग वो होते हैं जो पशुओं से मनुष्यों में फैल जाते हैं और मनुष्यों से पशुओं में फैल जाते हैं। तो एंथ्रेक्स एक ऐसा रोग है जो पशुओं से मनुष्यों में फैल जाता है। बूल एंड सॉर्टर रोग क्यों बोलते हैं? बूल का मतलब होता है दोस्तों ऊन। तो जो ऊन की फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी होते हैं, जब वो ऊन की धुलाई करते हैं तो उस ऊन से ये रोग मनुष्यों में हो जाता है। इस कारण इसको बूल एंड सॉर्टर रोग के नाम से जाना गया है। मिट्टी जनित रोग क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि इस रोग का जो जीवाणु है उसके स्पोर बीजाणु हैं वो मिट्टी में कई वर्षों तक जिंदा रहते हैं। मिट्टी में कई वर्षों तक जिंदा रहते हैं और जब इनको उपयुक्त वातावरण मिलता है तो ये उपयुक्त वातावरण मिलता है तो पशुओं में रोग उत्पन्न कर देते हैं। इस कारण से इसको मिट्टी जनित रोग बोला गया है। फिर देखते हैं दोस्तों इसका रोग कारक क्या है। रोग कारक। रोग कारक क्या है दोस्तों इसका? जीवाणु है। जीवाणु का नाम क्या है? बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु। बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु। बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के कारण होता है दोस्तों ये रोग पशुओं में। बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु। फिर देखते हैं दोस्तों इस रोग से पशु के कौन से अंग हैं जो प्रभावित होते हैं। प्रभावित अंग। इस रोग में पशु के शरीर के कौन से अंग हैं जो प्रभावित होते हैं? तो प्रभावित अंग देखते हैं। इस रोग में पशु की संपूर्ण शरीर की जो प्लीहा है
वो प्रभावित हो जाती है, वह ऊतक प्रभावित हो जाते हैं। इस कारण इस रोग को प्लीहा ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। प्लीहा ज्वर। तो प्रभावित अंग कौन सा है दोस्तों? रक्त प्लीहा, जिसको स्प्लीन बोलते हैं, रक्त प्लीहा व समस्त बाहरी ऊतक। रक्त प्लीहा व समस्त बाहरी ऊतक। पशु की रक्त प्लीहा है वो प्रभावित होती है दोस्तों इस रोग में, इसी कारण इसको प्लीहा ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं दोस्तों इस रोग के लक्षण। लक्षण, एंथ्रेक्स रोग के क्या क्या लक्षण हैं? पहला लक्षण है दोस्तों, पशु के पेट में तेज दर्द होता है। पशु के पेट में तेज दर्द होता है, वह आंख की झिल्ली है वो लाल हो जाती है। तो पहला लक्षण देखते हैं दोस्तों, पशु के पेट में तेज दर्द होता है। पशु के पेट में तेज दर्द होता है, वह आंख की झिल्ली लाल हो जाती है। आंख की झिल्ली लाल हो जाती है। पशु के पेट में तेज दर्द होता है, वह आंख की झिल्ली लाल हो जाती है। आंख की झिल्ली लाल हो जाती है। ये पहला लक्षण हो गया दोस्तों। तथा मरने से पहले, दूसरा लक्षण है मरने से पहले पशु के नाक व मुंह से खून निकलता है। मरने से पहले पशु के नाक व मुंह से खून निकलता है। मरने से पहले पशु के नाक व मुंह से खून निकलता है। तथा इस रोग में पशु चक्कर खाकर के गिरता है और चक्कर खाकर गिरने से पशु की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इस रोग को चक्कर वाला रोग भी बोलते हैं। अन्य नाम है वहां पे लिख लेना, चक्कर वाला रोग भी बोलते हैं एंथ्रेक्स रोग को। तीसरा लक्षण है दोस्तों, चक्कर खाकर गिरने से पशु की मृत्यु हो जाती है। चक्कर खाकर गिरने से पशु की मृत्यु हो जाती है। चक्कर खाकर गिरने से पशु की मृत्यु हो जाती है। इस कारण इस रोग को चक्कर वाले रोग के नाम से भी जाना जाता है। चौथा लक्षण है दोस्तों, मरे हुए पशु के सभी प्राकृतिक मार्गों से मरे हुए पशु के सभी प्राकृतिक मार्गों से प्राकृतिक मार्ग कौन कौन से दोस्तों? नाक है, मुंह है, रेक्टम है। मरे हुए पशु के सभी प्राकृतिक मार्गों से काले रंग का रक्त निकलता है। काले रंग का रक्त निकलता है जो जमता नहीं है। काले रंग का रक्त निकलता है जो जमता नहीं है। मरे हुए पशु के सभी प्राकृतिक मार्गों से काले रंग का रक्त निकलता है जो जमता नहीं है। ये दोस्तों एंथ्रेक्स रोग के प्रमुख लक्षण हैं। पशु के पेट में तेज दर्द होता है, वह आंख की झिल्ली लाल हो जाती है। मरने से पहले पशु के नाक व मुंह से खून निकलता है। चक्कर खाकर गिरने से पशु की मृत्यु हो जाती है, इस कारण इस रोग को चक्कर वाला रोग भी बोलते हैं। तथा मरे हुए पशु के सभी प्राकृतिक मार्ग जैसे मुंह है, नाक है, वह रेक्टम से काले रंग का रक्त निकलता है और ये रक्त है दोस्तों ये जमता नहीं है। तो ये इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। पांचवां अपन लिखेंगे दोस्तों, इस रोग में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। इस रोग में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। इस रोग में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता।
इस रोग में पशु का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया जाता दोस्तों? क्योंकि जो बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु है बहुत ही खतरनाक जीवाणु है। ये कई वर्षों तक जिंदा रह सकता है, मृदा में भी और वातावरण में। अगर अपन पशु का पोस्टमार्टम करेंगे तो ये जीवाणु है ये वातावरण में फैल जाएगा और अन्य पशुओं के अंदर बीमारी पैदा कर देगा। इसलिए इस रोग के अंदर पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। ये दोस्तों इसके लक्षण हो गए। अब अपन देखते हैं इसके रोकथाम। रोकथाम व उपचार। रोकथाम व उपचार। रोकथाम व उपचार क्या होते हैं? रोकथाम होती है जो बीमारी के आने से पहले जो इलाज किया जाता है, टीका लगाया जाता है, उसको बोलते हैं रोकथाम। तथा बीमारी होने के बाद में जो इलाज किया जाता है उसको बोलते हैं उपचार। तो एंथ्रेक्स रोग के रोकथाम और उपचार क्या है? एंथ्रेक्स रोग है दोस्तों, इसकी जो वैक्सीन लगाई जाती है टीका, उसका नाम क्या है? लाइव स्पोर एंथ्रेक्स वैक्सीन। लाइव स्पोर एंथ्रेक्स वैक्सीन। इस वैक्सीन का टीका लगाया जाता है दोस्तों एंथ्रेक्स रोग की रोकथाम के लिए। कब लगाया जाता है? तो टीकाकरण का समय, यह टीका दोस्तों जुलाई अगस्त में लगाया जाता है। जुलाई अगस्त में लगाया जाता है। प्रतिरक्षा अवधि कितनी होती है इस टीके की? प्रतिरक्षा अवधि, एक बार इस टीके को लगा देते हैं तो अगली बार ये टीका कितने दिन बाद लगाना पड़ता है, या फिर एक बार इस टीके को लगाने पर इस टीके का असर है वो कितने दिन तक रहता है? तो इसकी प्रतिरक्षा अवधि होती है दोस्तों 1 वर्ष की। यह अपना एंथ्रेक्स रोग हो गया दोस्तों। इसके अलावा अपन दूसरा रोग देखते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एंथ्रेक्स रोग है दोस्तों, इसको अन्य नामों से जाना जाता है जहरी बुखार, गिल्टी ज्वर, मिट्टी जनित रोग। मिट्टी जनित रोग क्यों है? क्योंकि इसके स्पोर है वो मिट्टी में पड़े रहते हैं तथा उपयुक्त वातावरण मिलने पर वो पशुओं में रोग उत्पन्न कर देते हैं, इसलिए इसको मिट्टी जनित रोग बोलते हैं। जूनोटिक रोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मनुष्यों से पशुओं में, पशुओं से मनुष्यों में फैल जाता है। बूल एंड सॉर्टर रोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो बूल ऊन की फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं उनके अंदर ये बीमारी हो जाती है, इसलिए इसको बूल एंड सॉर्टर रोग बोलते हैं। बिसहरी बोलते हैं इसको, प्लीहा ज्वर बोलते हैं क्योंकि इसमें पशु के शरीर की रक्त प्लीहा है वो प्रभावित होती है, इस कारण इसको प्लीहा ज्वर बोलते हैं। रोग कारक है इसका बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु है। बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के कारण ये रोग होता है। प्रभावित अंग कौन सा है? रक्त प्लीहा व समस्त बाहरी ऊतक। रक्त प्लीहा प्रभावित होती है, इस कारण इसको प्लीहा ज्वर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अपन ने देखा था दोस्तों इस रोग के लक्षण हैं, तो पशु के पेट में तेज दर्द होता है, वह आँख की झिल्ली लाल हो जाती है। मरने से पहले पशु के नाक व मुंह से खून निकलता है। चक्कर खाकर गिरने से पशु की मृत्यु हो जाती है, इस कारण इसको चक्कर वाले रोग के नाम से जाना जाता है। मरे हुए पशु के सभी प्राकृतिक मार्गों से काले रंग का रक्त निकलता है जो जमता नहीं है। ये दोस्तों अपन ने इसके लक्षण देखे थे। इस रोग में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि पशु का पोस्टमार्टम करेंगे तो जो जीवाणु है बैसिलस एंथ्रेसिस ये वातावरण में फैल जाएगा और अन्य पशुओं के अंदर रोग पैदा कर देगा, इसलिए इस रोग के अंदर पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। इसके बाद अपन ने इसकी रोकथाम में उपचार देखी थी। तो रोकथाम के लिए लाइव स्पोर एंथ्रेक्स वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। टीकाकरण का समय कब है? जुलाई अगस्त में ये टीका लगाया जाता है। इसकी प्रतिरक्षा अवधि 1 वर्ष होती है, मतलब प्रति 1 वर्ष के अंतराल पर यह जुलाई अगस्त में लगाया जाता है। दूसरा रोग देखते हैं दोस्तों जीवाणु जनित लंगड़ी रोग। इसको ब्लैक क्वार्टर बोलते हैं दोस्तों। लंगड़ी रोग को ब्लैक क्वार्टर बोलते हैं। लंगड़ी रोग के अन्य नाम हैं। लंगड़ी रोग को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो लंगड़ी रोग के अन्य नाम है दोस्तों, इसको अन्य नामों से जाना जाता है सुजवा, चुरचुरिया, चुरचुरिया, सुजवा, चुरचुरिया, लंगड़िया,
जहरबाद। इन अन्य नामों से जाना जाता है दोस्तों लंगड़ी रोग को। चुरचुरिया, सुजवा, लंगड़िया या जहरबाद, इन अन्य नामों से लंगड़ी रोग को जाना जाता है। इसका रोग कारक देखेंगे दोस्तों। लंगड़ी रोग का रोग कारक क्या है? देखो दोस्तों, जहरबाद है, जहरबाद बोलते हैं लंगड़ी रोग को, तथा जहरी बुखार है वो बोलते हैं एंथ्रेक्स रोग को। तो ये अपन को ध्यान रखना है। इनके इंग्लिश नाम जरूर ध्यान रखने हैं दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश नामों के अंदर इनकी वैक्सीन का नाम छुपा होता है। तो इस रोग को रोग पैदा करने वाला रोग कारक क्या है? वो है दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई जीवाणु। क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई जीवाणु। क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई जीवाणु। यह जीवाणु है दोस्तों जो पशुओं के अंदर है, वो लंगड़ी रोग को पैदा करता है। इसके बाद अपन देखते हैं दोस्तों प्रभावित अंग। इस रोग में पशु के शरीर का कौन सा अंग है जो प्रभावित होता है? तो इस रोग में दोस्तों जहाँ पर पशु के शरीर पे अधिक मांसपेशियाँ होती हैं उस भाग पर के सूजन आ जाती है। तो अपन लिख सकते हैं मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, या फिर जो पशु के शरीर के मांसल भाग है वहाँ पे सूजन आ जाती है। मांसपेशियों में सूजन, मांसपेशियों या फिर पशु के शरीर का जो मांसल भाग है वहाँ पे सूजन आ जाती है। ये इस रोग का प्रभावित है दोस्तों, मांसपेशियों में सूजन आ जाती है। इसके बाद अपन देखते हैं दोस्तों इस रोग के क्या लक्षण हैं। लंगड़ी रोग के कौन कौन से लक्षण हैं? तो लंगड़ी रोग में पशु है वो पिछले पैरों से लंगड़ाता है। दोस्तों अगले पैरों से कौन से रोग में लंगड़ाता है पशु? अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, खुरपका मुंहपका रोग में पशु अगले पैरों से लंगड़ाता है, तथा लंगड़ी रोग में पशु पिछले पैरों से लंगड़ाता है। 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 क्यों लंगड़ाता है दोस्तों? क्योंकि मांसपेशियों युक्त भाग पे सूजन आ जाती है, और पशु के शरीर में मांसपेशियां ज़्यादा कहाँ होती हैं? जो पिछले पुट्ठे होते हैं उनके पास जांग होती हैं, वहाँ पर ज़्यादा मांसपेशियां होती हैं, तो वहाँ सूजन आ जाती है। इस कारण से पशु है वो पिछले पैरों से लंगड़ाता है। तो अपन लिख सकते हैं अधिक मांसपेशी युक्त भाग में सूजन आ जाती है। अधिक मांसपेशी युक्त भाग में, अधिक मांसपेशी युक्त भाग पर, पशु के शरीर के अधिक मांसपेशी युक्त भाग में सूजन आ जाती है। अधिक मांसपेशी युक्त भाग में सूजन आ जाती है। इस कारण से इस रोग को सुजवा नाम से जाना जाता है। जब अपन दोस्तों इस सूजन को दबाते हैं तो चरचराहट की आवाज़ आती है। इस कारण से इस रोग को चुरचुरिया रोग के नाम से जाना जाता है। तीसरा लक्षण है दोस्तों सूजन को दबाने पर, सूजन को दबाने पर, सूजन को दबाने पर चरचराहट की आवाज़ आती है। सूजन को दबाने पर चरचराहट की आवाज़ आती है। सूजन को दबाने पर चरचराहट की आवाज़ आती है। इस कारण इस रोग को चुरचुरिया रोग के नाम से जाना जाता है। पशु पिछले पैरों से लंगड़ाता है, इस कारण इस रोग को लंगड़िया रोग के नाम से जाना जाता है। चौथा लक्षण है दोस्तों जब अपन इस सूजन को चीरा लगाते हैं या फिर सूजन को काटते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? देखो, सूजन को चीरने पर, सूजन को चीरने पर सूजन को चीरने पर, सूजन को चीरने पर सड़े मक्खन जैसा, सूजन को चीरने पर सड़े मक्खन जैसा बदबूदार, सड़े मक्खन जैसा बदबूदार, सूजन को चीरने पर सड़े मक्खन जैसा बदबूदार पानी मिला कत्थई रंग का रक्त निकलता है।
पानी मिला कत्थई रंग का रक्त निकलता है। कत्थई रंग का रक्त निकलता है। इस कारण से इस रोग को जहरवाद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सड़े मक्खन जैसा पानी मिला कत्थई रंग का रक्त होता है, वो देखने में जहर के जैसा लगता है। इस कारण इस रोग को जहरवाद रोग के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गए दोस्तों इस रोग के लक्षण। इसके बाद अपन देखते हैं इसकी रोकथाम व उपचार। रोकथाम व उपचार। टीका कौन सा लगाते हैं दोस्तों? इस रोग का इंग्लिश नाम क्या है? ब्लैक क्वार्टर रोग। तो उसी के नाम से टीके का नाम है BQ ब्लैक क्वार्टर पॉलीवेंट वैक्सीन। BQ पॉलीवेंट वैक्सीन, इसका टीका लगाते हैं दोस्तों। टीकाकरण का समय कब है? तो मई जून में लगाते हैं इस टीके को। टीकाकरण का समय है दोस्तों मई जून। प्रतिरक्षा अवधि कितनी होती है दोस्तों इस टीके की? प्रतिरक्षा अवधि 1 वर्ष। एक बार इस टीके को लगाते हैं, फिर 1 साल तक इस टीके का असर रहता है, फिर अगले साल मई जून में इस टीके को लगाया जाता है। तो ये इस रोग की प्रतिरक्षा अवधि हो गई दोस्तों। ये अपना रोग हो गया लंगड़ी रोग। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, लंगड़ी रोग को और किन नामों से जाना जाता है? ब्लैक क्वार्टर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, सुजवा, चुरचुरिया, लंगड़िया या जहरवाद इन अन्य नामों से इस रोग को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? वो इनके लक्षणों में छिपे हुए हैं। रोग कारक है इस रोग का क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई जीवाणु है। प्रभावित अंग कौन सा है दोस्तों? इस रोग में जो पशु के जो ज्यादा मांसपेशियां होती है उस भाग पे सूजन आ जाती है। ज्यादा मांसपेशियां पशु के शरीर में पिछले पुट्ठे होते हैं वहां पे आ जाती है। इस कारण पिछले हिस्से को बोलते हैं फड़। तो इस कारण इस रोग को फड़ सूजन के नाम से भी जाना जाता है। फड़ सूजन। फिर देखो दोस्तों, मांसपेशियों के वाले भाग पे सूजन आ जाती है। लक्षण क्या है इसके? पशु है वो पिछले पैरों से लंगड़ाता है। क्यों लंगड़ाता है? क्योंकि अधिक मांसपेशी युक्त भाग पे सूजन आ जाती है। इस कारण इसको सुजवा रोग बोलते हैं। पशु पिछले पैरों से लंगड़ाता है, इस कारण इसको लंगड़िया रोग बोलते हैं। जब अपन सूजन को दबाते हैं तो चरचराहट की आवाज आती है, इस कारण लंगड़ी रोग को चुरचुरिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। जब अपन सूजन को चीरते हैं तो सूजन को चीरने पर सड़े मक्खन जैसा बदबूदार पानी मिला कत्थई रंग का रक्त निकलता है। ये देखने में जहर जैसा लगता है, इस कारण इस रोग को जहरवाद के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अपन ने देखी थी दोस्तों इसके रोकथाम और उपचार। तो टीके का नाम तो इनके इंग्लिश नाम में छुपा होता है। इसको इंग्लिश में ब्लैक क्वार्टर बोलते हैं। इस कारण से BQ पॉलीवेंट वैक्सीन है, ये टीका लगाया जाता है। टीकाकरण का समय है दोस्तों मई जून और प्रतिरक्षा अवधि है 1 वर्ष। 2 रोग पढ़ लिए दोस्तों जीवाणु जनित। अब स्टार्ट करते हैं तीसरा रोग, गलघोंटू। ये सारे रोगों की ट्रिक दोस्तों जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक है, अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ ली थी। गलघोंटू को बोलते हैं दोस्तों होमोराइजिक सेप्टिसीमिया। होमोराइजिक सेप्टिसीमिया। होमोराइजिक सेप्टिसीमिया या फिर HS। होमोराइजिक सेप्टिसीमिया या HS, ये इस रोग का नाम है दोस्तों। इंग्लिश नाम है HS। फिर इसके अन्य नाम देख लेते हैं। गलघोंटू रोग को अन्य किन नामों से जाना जाता है? इसके अन्य नाम है दोस्तों गलघोंटू, इसके नाम में ही छुपे हुए हैं। गलघोंटू मतलब गले में सूजन आ जाती है, इस कारण इसको गला फूला बोलते हैं। गले में सूजन आ जाती है इसलिए इस रोग को गला फूला बोलते हैं। जब पशु इस रोग में सांस लेता है तो घुर्र घुर्र करके सांस लेता है, इसलिए इस रोग को घुर्रखा रोग के नाम से जाना जाता है। इस रोग को नाविक ज्वर के नाम से जाना जाता है। नाविक ज्वर।
इस रोग को शिपिंग ज्वर के नाम से जाना जाता है, शिपिंग ज्वर। ये दोस्तों इस रोग के अन्य नाम हैं, गला फूला, घुर्र का, नाभिक ज्वर और शिपिंग ज्वर। अब देखते हैं दोस्तों इसका रोग कारक क्या है। कौन सा जीवाणु है जो पशुओं के अंदर गलघोंटू रोग पैदा करता है? तो इसका जीवाणु है दोस्तों पास्चुरेला जीवाणु, पास्चुरेला जीवाणु। पास्चुरेला जीवाणु है दोस्तों जो पशुओं के अंदर गलघोंटू रोग पैदा करता है। लेकिन गाय, भैंस, भेड़, बकरी इन सब के अंदर अलग अलग जीवाणु की स्पीसीज है। पास्चुरेला फिर स्पीसीज अलग है, अलग अलग पशुओं के हिसाब से। तो देखते हैं दोस्तों गाय भैंसों में कौन सी स्पीसीज है पास्चुरेला जीवाणु की जो रोग पैदा करती है। पास्चुरेला बोविसेप्टिका, पास्चुरेला बोविसेप्टिका। यह जीवाणु है दोस्तों, ये गाय के अंदर गलघोंटू रोग पैदा करता है। पास्चुरेला बोवेलिसेप्टिका, पास्चुरेला बोवेलिसेप्टिका। पास्चुरेला बोवेलिसेप्टिका है यह जीवाणु दोस्तों भैंस के अंदर गलघोंटू रोग पैदा करता है। तथा पास्चुरेला ओबिस, पास्चुरेला ओबिस, यह जीवाणु भेड़ व बकरियों के अंदर गलघोंटू रोग पैदा करता है। भेड़ व बकरियों के अंदर ये गलघोंटू रोग पैदा करता है। लेकिन दोस्तों अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि पशुओं के अंदर गलघोंटू रोग का रोग कारक क्या है और ऑप्शन में पास्चुरेला बोविसेप्टिका हो, पास्चुरेला बोवेलिसेप्टिका, पास्चुरेला ओबिस हो और एक पास्चुरेला मल्टीसोडा हो, तो वो आप ऑप्शन करना है अपन को पास्चुरेला मल्टीसोडा, पास्चुरेला मल्टीसोडा। ये रोग पैदा करता है दोस्तों जब ऑप्शन में अपन को गाय, भैंस, भेड़, बकरी ऐसे प्रश्न में किसी का नाम नहीं देता तो पास्चुरेला मल्टीसोडा करना है। लिख सकते हैं अपन अन्य में, या फिर लिख सकते हैं जब प्रश्न में पशु का नाम नहीं दिया हो, जब प्रश्न में पशु का नाम नहीं दिया हो तो अपन को पास्चुरेला मल्टीसोडा करना है। जब प्रश्न में पशु का नाम नहीं दिया हो और पूछ लें कि गलघोंटू रोग है पशुओं के अंदर कौन से जीवाणु के कारण होता है, चारों ही ऑप्शन में हो तो पास्चुरेला मल्टीसोडा पे अपन को सेलेक्ट करना है, क्योंकि यह है डायरेक्ट पूछे तो पास्चुरेला मल्टीसोडा करना है। बाकी ऐसे पूछे कि गाय के अंदर गलघोंटू रोग पैदा करने वाला जीवाणु कौन सा है तो पास्चुरेला बोविसेप्टिका है। दोस्तों गाय का नाम होता है बोस्टोरस, तो बोस इंडिकस और बोस्टोरस, तो बोस्टोरस से आप ध्यान रख सकते हो बोविसेप्टिका। भैंस का नाम होता है बोवेलस बोवेलिस, तो उससे आप याद रख सकते हो पास्चुरेला बोवेलिसेप्टिका। भेड़ का नाम होता है ओबिस एरिस, तो उससे आप याद रख सकते हो पास्चुरेला ओबिस है, ये भेड़ बकरियों के अंदर रोग पैदा करता है। और जब अगर प्रश्न में पशु का नाम नहीं दे तो पास्चुरेला मल्टीसोडा करना है दोस्तों। ये इस रोग का रोग कारक हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं दोस्तों इससे पशु के शरीर का कौन सा अंग है जो प्रभावित होता है, तो प्रभावित अंग। गलघोंटू रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? गले में सूजन आ जाती है तो गला व कंठ, पशु का गला व कंठ प्रभावित होते हैं, गले व कंठ पे सूजन आ जाती है। फिर इसके लक्षण देखते हैं दोस्तों कौन कौन से लक्षण है जो गलघोंटू रोग में पैदा होते हैं। तो पशु के गले में सूजन आ जाती है, इस कारण पशु है दोस्तों वो तेज सांस लेता है, तो पशु की श्वसन गति बढ़ जाती है, पशु की श्वसन गति बढ़ जाती है। पशु की श्वसन गति बढ़ जाती है। पशु की श्वसन गति क्यों बढ़ जाती है दोस्तों? क्योंकि पशु के गले में सूजन आ जाती है। तो दूसरा लक्षण लिख सकते हैं पशु के गले में सूजन आ जाती है। पशु के गले में दर्द युक्त सूजन आ जाती है। पशु के गले में दर्द युक्त
सूजन आ जाती है। दर्दयुक्त सूजन आ जाती है, वह मुंह से लार गिरती है। पशु के गले में दर्दयुक्त सूजन आ जाती है, वह मुंह से लार गिरती है। लार क्यों गिरती है दोस्तों? क्योंकि पशु है वो मुंह को खोल करके और सांस लेता है। मुंह खोल के रखेगा पशु तो लार गिरेगी। तीसरा लक्षण है पशु मुंह खोलकर या जीभ बाहर निकालकर, ऐसे लिख लो, पशु जीभ बाहर निकालकर, पशु जीभ बाहर निकालकर पशु जीभ बाहर निकालकर घुर्र घुर्र करके सांस लेता है। घुर्र घुर्र करके सांस लेता है। पशु जीभ बाहर निकालकर घुर्र घुर्र करके सांस लेता है। इस कारण इस रोग को घुर्रखा रोग के नाम से जाना जाता है। पशु जीभ बाहर निकालकर घुर्र घुर्र करके सांस लेता है, इस कारण इस रोग को घुर्रखा रोग के नाम से जाना जाता है। वो अपन ने अन्य नाम में देखा था। तो दोस्तों ये इस रोग के लक्षण है। गला व कंठ है, उनमें सूजन आ जाती है। सूजन आ जाती है तो पशु की श्वसन गति बढ़ जाती है। पशु के गले में दर्दयुक्त सूजन आ जाती है, जिससे मुंह से लार गिरती है। लार क्यों गिरती है? क्योंकि पशु जीभ बाहर निकाल करके घुर्र घुर्र करके सांस लेता है। घुर्र घुर्र करके सांस लेता है, इस कारण इस रोग को घुर्रखा रोग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अपन इसकी रोकथाम व टीकाकरण। रोकथाम व उपचार। रोकथाम व उपचार। क्या नाम है दोस्तों इस रोग का? लंगड़ी रोग का नहीं, गलघोंटू पढ़ रहे हैं, सॉरी, है ना। HS बोलते हैं इसको, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। तो HSOL एडजुवेंट वैक्सीन, HSOL एडजुवेंट वैक्सीन, HSOL एडजुवेंट वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। HSOL एडजुवेंट वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। कब लगाया जाता है दोस्तों? तो टीकाकरण का समय। टीकाकरण का समय पिछले रोग में कौन सा था दोस्तों? मई जून। तो मई जून में ही ये टीका लगाया जाता है। क्योंकि ज़्यादातर रोग है पशुओं में वो बरसात के टाइम पर फैलते हैं, तो बरसात से पहले ही टीका लगा करके उनकी रोकथाम की जाती है। प्रतिरक्षा अवधि देखते हैं दोस्तों, तो इसकी प्रतिरक्षा अवधि है वो भी 1 वर्ष की होती है। प्रतिरक्षा अवधि 1 वर्ष। ये हो गया दोस्तों अपना गलघोंटू रोग। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। गलघोंटू रोग है, इसको हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया बोलते हैं दोस्तों। गला फूला, घुर्रखा, नाभिक ज्वर और शिपिंग ज्वर, इन अन्य नामों से इसको जाना जाता है। इसका रोग कारक है दोस्तों पास्चुरेला जीवाणु। अगर पूछे गाय के अंदर कौन से रोग के कारण, कौन से जीवाणु के कारण गलघोंटू रोग होता है, तो पास्चुरेला बोविसेप्टिका। भैंस के अंदर पूछे तो पास्चुरेला बोवेलिसेप्टिका। पास्चुरेला ओविस के कारण भेड़ व बकरियों के अंदर गलघोंटू रोग होता है। ये नाम आपको इनके गाय, भैंस, भेड़, बकरी हैं, इनके जंतु नेम से या फिर वैज्ञानिक नाम से याद करने हैं। पास्चुरेला मल्टीसोडा है। अगर क्वेश्चन में ऐसे नहीं दिया हो कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनमें से किसी पशु का नाम नहीं दिया हो और डायरेक्ट आपसे पूछे कि पास्चुरेला गलघोंटू रोग है पशुओं के अंदर है, ये कौन से जीवाणु के कारण होता है, तो आपको पास्चुरेला मल्टीसोडा करना है वहां पर। इसके बाद अपन ने देखे थे इस रोग के लक्षण है, प्रभावित अंग है, गला व कंठ है, इनमें सूजन आ जाती है, तो ये इसके प्रभावित अंग हो गए। फिर अपन ने इसके लक्षण देखे थे दोस्तों, तो पशु की श्वसन गति है वो बढ़ जाती है। श्वसन गति क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि पशु के गले में दर्दयुक्त सूजन आ जाती है और इस सूजन के कारण है पशु के मुंह से लार गिरती है। क्योंकि पशु जीभ बाहर निकाल करके और घुर घुर करके सांस लेता है, इसलिए मुंह से लार गिरती है, जीभ बाहर निकली रहती है, तो घुर घुर करके सांस लेता है, इस कारण से इसको घुर्रखा रोग के नाम से जाना जाता है। फिर अपन ने इसकी रोकथाम में उपचार देखे थे, तो इसको हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया इंग्लिश में बोलते हैं। तो HSOL एडजुवेंट वैक्सीन, ये टीका लगाया जाता है दोस्तों। कब लगाया जाता है? मई जून में लगाया जाता है। और इसकी प्रतिरक्षा अवधि कितनी है? 1 वर्ष की होती है। इसके बाद अपन चौथा रोग देखते हैं दोस्तों, थनैला। जीवाणु जनित जितने भी रोग हैं उन सारे रोगों की ट्रिक मैंने आपको लिखवा दी थी, लास्ट वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले पीछे वाला वीडियो देखें। थनैला रोग,
तो दोस्तों चौथा रोग है थनैला रोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों मैस्टाइटिस। थनैला रोग को बोलते हैं मैस्टाइटिस। इस रोग को और अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो इसके अन्य नाम देख लेते हैं। अन्य नाम, इस रोग को दोस्तों गारगेट अन्य नाम से जाना जाता है। गारगेट, अयन का शीत, अयन ठंडा पड़ जाता है, इस कारण इसको अयन का शीत, स्तन शोथ व थनों की सूजन, इन अन्य नामों से इस रोग को जाना जाता है दोस्तों। फिर इस रोग का रोग कारक क्या है? रोग कारक कौन सा जीवाणु है? यह रोग होता है दोस्तों स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्सिया जीवाणु के कारण। तो इसका रोग कारक है स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्सिया जीवाणु। स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्सिया जीवाणु। स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्सिया जीवाणु के कारण होता है दोस्तों ये रोग। इसके बाद अपन देखते हैं इस रोग से प्रभावित अंग। पशु के शरीर का कौन सा अंग है जो इस रोग से प्रभावित होता है? मुख्य रूप से दोस्तों स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्सिया जीवाणु है, ये पशुओं के अंदर थनैला रोग पैदा करता है। बाकी इसकी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिक और स्ट्रेप्टोकोकस आरियस, ये दो स्पीसीज भी पाई जाती हैं। आप लिखना चाहो तो लिख लो स्ट्रेप्टोकोकस आरियस व स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। ये भी प्रजातियां हैं दोस्तों इस जीवाणु की जो पशुओं के अंदर थनैला रोग उत्पन्न करती हैं। मुख्य रूप से स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्सिया जीवाणु है, यही पशुओं के अंदर थनैला रोग करता है। बाकी स्ट्रेप्टोकोकस आरियस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, ये भी पशुओं के अंदर थनैला रोग पैदा करते हैं। प्रभावित अंग कौन सा है दोस्तों? थनैला नाम में आ रहा है थन, तो अयन व थन में सूजन आ जाती है। तो इस रोग से प्रभावित अंग कौन से हैं? अयन व थन। अयन व थन इस रोग से प्रभावित होते हैं। इस रोग के लक्षण देखते हैं दोस्तों। थनैला रोग के लक्षण कौन कौन से लक्षण है जो थनैला रोग में पशु प्रकट करता है? पहला लक्षण है पशु के अयन व थनों में कठोरता आ जाती है, जिसके कारण जब दूध दोहन करते हैं तो पशु को कष्ट होता है। तो पशु के अयन व थनों में कठोरता आ जाती है। पशु के अयन व थनों में कठोरता आ जाती है, जिससे दूध दोहन के समय पशु को कष्ट होता है। पशु के अयन व थनों में सूजन आ जाती है, कठोरता आ जाती है, जिससे दूध दोहन के समय पशु को कष्ट होता है। दूसरा लक्षण क्या है दोस्तों इस रोग का? दूध का रंग परिवर्तित हो जाता है। पहले हल्के पीले रंग में दूध परिवर्तित हो जाता है, उसके बाद गहरे लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो दूध का रंग परिवर्तित हो जाता है। दूध का रंग परिवर्तित हो जाता है। दूध का रंग परिवर्तित हो जाता है। पहले दूध है वो हल्के पीले रंग का हो जाता है, उसके बाद लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। हल्का पीला, शुरुआती अवस्था में हल्का पीला हो जाता है, बाद में जो दूध है वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। तीसरा लक्षण है इस रोग का, जब दूध है दोस्तों वो पतला हो जाता है और दूध के साथ में छिचड़े आते हैं। तो अपन लिख सकते हैं दूध पतला व छिचड़े युक्त हो जाता है।
दूध पतला व छिचड़े युक्त हो जाता है। दूध पतला व छिचड़े युक्त हो जाता है। दोस्तों जो छिचड़े निकलते हैं वो किसके होते हैं? खून के व मवाद के छिचड़े होते हैं जो दूध के साथ में बाहर निकलते हैं। तो अपन लिख सकते हैं जो छिचड़े हैं वो खून के और मवाद के छिचड़े होते हैं। चौथा लिख सकते हैं दोस्तों अपन इसका लक्षण, दूध है उसका रंग परिवर्तित हो गया, दूध के साथ में छिचड़े निकल रहे हैं, दूध अपने कोई काम का नहीं है, तो अपन बोल सकते हैं कि थनैला रोग है, ये आर्थिक दृष्टि से नुकसानदायक रोग है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं आर्थिक दृष्टि से नुकसानदायक रोग। आर्थिक दृष्टि से नुकसानदायक रोग। थनैला रोग है या आर्थिक दृष्टि से नुकसानदायक रोग है। ये दोस्तों इस रोग के लक्षण हो गए। पशु के अयन व थनों में कठोरता आ जाती है जिससे दूध दोहन के समय पशु को कष्ट होता है। पहले दूध है वो हल्के पीले रंग में परिवर्तित होता है, बाद में लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। दूध पतला व छिचड़े युक्त हो जाता है, दूध के साथ में खून व मवाद के छिचड़े बाहर निकलते हैं। अब दूध अपने कोई काम का नहीं रहता, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि यह आर्थिक दृष्टि से नुकसानदायक रोग है। ये इस रोग के लक्षण हो गए दोस्तों। इसके बाद अपन देखते हैं इस रोग की रोकथाम। रोकथाम में उपचार। इस रोग का संचरण कैसे होता है दोस्तों? जो ग्वाला है वो बिना हाथ धोए पशु का दूध निकाल लेता है तथा दूध निकालने के बाद जब बछड़े को छोड़ता है तो बछड़े के मुंह की लार से भी इस रोग का संचरण होता है। दूध निकालने के बाद में थनों को नहीं धोता, पशुशाला की साफ सफाई नहीं रखता, इस प्रकार से इस रोग का संचरण होता है। तो इसकी रोकथाम के लिए अपन लिख सकते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? मैस्टाइटिस। तो मैस्टाइटिस के नाम से ही मैस्टी वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। मैस्टी वैक्सीन। मैस्टी वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। दोस्तों जितने भी संक्रामक रोग हैं वो टीके के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। टीका नहीं लगाया तो फिर शुरुआती अवस्था में अगर उनको रोग को कंट्रोल कर लिया तो वो कंट्रोल हो जाते हैं। बाद में अगर ज़्यादा रोग फैल गया तो इनको अपने उपचार नहीं कर सकते इनका, और पशु की है वो 48 से 72 घंटे के अंदर मृत्यु हो जाती है। लेकिन थनैला रोग में क्या होता है? पशु के थन खराब हो जाते हैं, दूध आना बंद हो जाता है, थन ठंडा पड़ जाता है, उसका अयन ठंडा पड़ जाता है। इस कारण से इस रोग को अयन का शीत भी बोला है अपन ने। तो मैस्टी वैक्सीन का टीका लगा लिया। और क्या करेंगे दोस्तों? एक सप्ताह में 2 बार, एक सप्ताह में 2 बार स्ट्रिप कप परीक्षण किया जाता है। एक सप्ताह में 2 बार स्ट्रिप कप परीक्षण किया जाता है। एक सप्ताह में 2 बार स्ट्रिप कप परीक्षण किया जाता है। दोस्तों स्ट्रिप कप है, ये एक कप होता है, इसके ऊपर जाली लगी होती है। अपन पशु का दूध निकालते हैं तो छिचड़े हैं वो ऊपर दिख जाते हैं, अपन को पता चल जाता है पशु के अंदर थनैला रोग है ना। शुरुआती 2-3 बूंदें ली जाती हैं दोस्तों दूध की इस थनैला रोग के परीक्षण के लिए। तो स्ट्रिप कप का उपयोग है वो कौन से रोग में किया जाता है? थनैला रोग में किया जाता है। और दोस्तों एंटीबायोटिक लगा सकते हैं। इस रोग को रोक पाना मुश्किल है, इसकी रोकथाम टीके के द्वारा इस रोग को रोका जा सकता है। बाकी ये रोग एक बार पशु के अंदर हो गया तो इसका उपचार है वो मुश्किल है। अपन एंटीबायोटिक लगा सकते हैं जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए। तो कौन कौन से एंटीबायोटिक लगा सकते हैं अपन? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक लगा सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, ये एंटीबायोटिक है दोस्तों। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? एंटीबायोटिक है ये जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं तथा जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए काम में लिए जाते हैं। जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है दोस्तों, इसकी खोज 1929 में सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त किया था। इसको पहला पेनिसिलिन है जो एंटीबायोटिक सबसे पहले खोजा गया था वो कवक से प्राप्त किया था। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने पेनिसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त किया था। बाकी एंटीबायोटिक होते क्या हैं? जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं, बैक्टीरिया से प्राप्त किए जाते हैं
और बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने के लिए ये काम में लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना हो गया थनैला रोग। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। थनैला रोग है, इसको मेस्टाइटिस बोलते हैं, गार्गेट आयन का शीत स्तन शोथ बोलते हैं इसको। रोग कारक स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्सिया जीवाणु होता है प्रमुख रूप से, बाकी स्ट्रेप्टोकोकस आरियस व स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनेस है, ये भी थनैला रोग पैदा करते हैं। प्रभावित अंग कौन सा है? अयन व थन, इनमें सूजन आ जाती है दोस्तों, ये प्रभावित अंग है। इसके बाद अपन ने लक्षण देखे थे, तो पशु के अयन है, पशु के अयन थन उनमें कठोरता उत्पन्न हो जाती है, जिससे दूध दोहन के समय पशु को कष्ट होता है। दूध का रंग परिवर्तित हो जाता है, पहले हल्के पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है दूध, उसके बाद में लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। दूध पतला व छिचड़े युक्त हो जाता है, वह दूध के साथ में खून में मवाद के छिचड़े बाहर निकलते हैं। अब दूध खराब हो जाता है तो वो अपने लिए किसी भी काम का नहीं रहता, अपन को आर्थिक घाटा होता है। इस कारण अपन बोल सकते हैं कि इस रोग को आर्थिक दृष्टि से नुकसानदायक रोग भी बोलते हैं। इसके बाद अपन ने देखा था इसकी रोकथाम व उपचार। रोकथाम में इंग्लिश नाम से ही है, मेस्टी वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। सप्ताह में 2 बार स्ट्रिप का परीक्षण किया जाता है। ये कप होता है, उसके ऊपर जाली लगी होती है, शुरुआती 2-3 बूंद डालते हैं। तो ये स्ट्रिप का परीक्षण कौन से रोग में किया जाता है? थनैला रोग में। बाकी अपन एंटीबायोटिक भी लगा सकते हैं जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए, बाकी इस रोग को ठीक नहीं कर सकते। तो पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेरामाइसिन ये एंटीबायोटिक हैं जो थनैला रोग के अंदर लगाए जाते हैं। ये थनैला रोग हो गया दोस्तों। जीवाणु जनित अगला रोग पढ़ते हैं 5वां, उसका नाम है दोस्तों फिड़किया। फिड़किया को बोलते हैं दोस्तों एंटरटॉक्सीमिया, एंटरटॉक्सीमिया या फिर ईटी, एंटरटॉक्सीमिया। फिड़किया के अन्य नाम क्या है दोस्तों? अन्य किन नामों से जाना जाता है? अन्य नाम फिड़किया को दोस्तों फड़किया भी बोलते हैं, फड़किया भी बोलते हैं, या फिर अधिक खाने वाला रोग भी है ये, अधिक खाने वाला रोग, अधिक खाने वाला रोग। अधिक खाने वाला रोग क्यों बोलते हैं इसको? दोस्तों पशु जब ज्यादा चारा खा लेता है तो उसके अंदर पेट में गैस बनती है और इस एंटेरोटॉक्सीमिया जो रोग है इसका जीवाणु है वो पैदा हो जाता है। इसके कारण अधिक खाने वाला रोग बोलते हैं। ये रोग किसके अंदर होता है? तो फड़किया रोग है दोस्तों, मुख्य रूप से भेड़ के अंदर होता है। तो अपन लिख सकते हैं कि भेड़ व बकरियों का प्रमुख रोग है। यह रोग भेड़ व बकरियों के अंदर होता है, भेड़ व बकरियों में होता है। इस रोग का रोग कारक क्या है दोस्तों? उस जीवाणु का नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस, क्लोस्ट्रीडियम क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस जीवाणु है दोस्तों। और इस जीवाणु की ABCDE 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से ये डी प्रजाति के द्वारा होता है भेड़ व बकरियों में, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस जीवाणु। और इस जीवाणु की दोस्तों टाइप डी प्रजाति के कारण होता है। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस जीवाणु की टाइप डी प्रजाति के द्वारा फड़किया रोग होता है पशुओं के अंदर। इस रोग के लक्षण क्या है दोस्तों? लक्षण, इस रोग में पशु के पेट में तेज दर्द होता है। इस कारण पशु है वो बार बार अपने पेट की तरफ देखता है और लात मारता है। तो अपन पहला लक्षण लिख सकते हैं, पशु बार बार पेट की तरफ देखता है, पशु बार बार पेट की तरफ देखता है। पशु बार बार पेट की तरफ देखता है, वह लात मारता है। पशु बार बार पेट की तरफ देखता है, वह लात मारता है। इस रोग में पेट में दर्द होता है, इस कारण पशु है वो अपने शरीर को ऐसे सिकोड़ लेता है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो पशु की कमर है वो धनुष के जैसी हो जाती है। तो इस रोग का दूसरा लक्षण है, पशु की कमर धनुष टंकार हो जाती है। पशु की कमर धनुष टंकार हो जाती है या धनुष के जैसी हो जाती है।
ये इस रोग का दूसरा लक्षण हो गया दोस्तों। तीसरा लक्षण है, इस रोग में पशु क्या है, भेड़ों में होता है मुख्य रूप से। कभी कभी बिना लक्षण प्रकट किए भी वो मर जाती हैं। शाम को अपन बाड़े में ला के बंद करते हैं भेड़ों को, सुबह देखते हैं तो उनमें से भेड़ें मरी हुई मिलती हैं। तो बिना लक्षण प्रकट किए भी इस रोग में पशुओं की मृत्यु हो जाती है। कभी कभी बिना लक्षण प्रकट किए पशु की मृत्यु हो जाती है। कभी कभी बिना लक्षण प्रकट किए पशु की मृत्यु हो जाती है। तो कौन से रोग में होती है दोस्तों, फड़किया रोग में होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं दोस्तों, ये रोग भेड़ों के अंदर होता है। अधिक खाने वाला रोग इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि भेड़ का स्वभाव ऐसा है दोस्तों, सुबह से शाम तक आप उसको खिलाते रहोगे, वो खाने से कभी बंद नहीं होगी। और वो ज़्यादा कब खाती है, जब सर्दियों में मतलब रबी सीजन की जो फसलें हैं उनकी कटाई हो जाती है, तो नई नई घास फूटती है, नई नई घास निकलती है, उसको खाती है भेड़ और आवश्यकता से अधिक खा लेती है। शाम को बाड़े में आ जाती है, उसका पूरी का पाचन नहीं हो पाता, जिसके कारण उसके अंदर गैस बनती है, पेट के अंदर क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस जीवाणु पैदा हो जाता है और ये रोग है उसकी मृत्यु कर देता है। तो अचानक कभी कभी बिना लक्षण प्रकट किए पशु की मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से जो भेड़ के छोटे बच्चे होते हैं वो खीस को ज़्यादा पी लेते हैं, तो वो पच नहीं पाता उनके अंदर, उनके पेट में गैस बनती है, वह जीवाणु प्रकट हो जाता है, रोग पैदा कर देता है और वो है मरने से पहले पैरों को साइकिल की तरह चलाते हैं और फिर मर जाते हैं। तो अपन लिख सकते हैं दोस्तों, इस रोग में पैरों को साइकिल की तरह चलाते हैं, पैरों को साइकिल की तरह चलाना। इस रोग में पशुओं के छोटे बच्चे हैं वो पैरों को साइकिल की तरह चलाते हैं, वह उनके शरीर में कंपन होने लग जाता है और पैरों को साइकिल की तरह चलाते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये फड़किया रोग के लक्षण है दोस्तों। अधिक खाने वाला रोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादा खाने के कारण पेट में गैस उत्पन्न होती है और पशु मर जाता है, इस कारण इसको अधिक खाने वाला रोग बोलते हैं। भेड़ व बकरियों में होता है मुख्य रूप से क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस जीवाणु की टाइप डी प्रजाति के द्वारा होता है। पशु बार बार पेट की तरफ देखता है, वह लात मारता है, ये इस रोग का लक्षण है। कमर धनुष्टंकार हो जाती है, कभी कभी बिना लक्षण प्रकट किए पशु की मृत्यु हो जाती है। छोटे बच्चे हैं वो पैरों को साइकिल की तरह चलाते हैं, वह कंपन करके उनकी मृत्यु हो जाती है। जो कॉमन लक्षण है दोस्तों, सभी रोगों में पशु के शरीर का तापमान बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 3-4 डिग्री। एक रोग है मिल्क फीवर, दुग्ध ज्वर, वो याद रखना है। सभी रोगों में पशु के शरीर का तापमान बढ़ जाता है, केवल मिल्क फीवर एक ऐसा रोग है जिसमें पशु के शरीर का तापमान है वो सामान्य से 3-4 डिग्री कम हो जाता है, 3-4 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, ये याद रखना है दोस्तों। तो कॉमन लक्षण है वो लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अपन इसकी रोकथाम में उपचार। फड़किया रोग की रोकथाम में उपचार करने का तो मौका ही नहीं देता दोस्तों। ये कौन सा टीका लगाते हैं दोस्तों फड़किया रोग के लिए, उपचार करने का मौका नहीं देता ये और पशु को है बहुत जल्दी मार देता है। इसके अंदर टीका लगाते हैं अपन, जो इसके इंग्लिश नाम में ही छुपा हुआ है। इंग्लिश नाम क्या है दोस्तों, एंटेरोटॉक्सीमिया। तो ईटी वैक्सीन का टीका इसके अंदर लगाया जाता है, एंटेरोटॉक्सीमिया ईटी वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। और किस प्रकार से बचा जा सकता है दोस्तों इस रोग से, तो जो रबी सीजन में जब कटाई होती है गेहूं की, तो उसमें जो नई नई घास फूटती है, नई नई घास निकलती है, पशु को वो कम चराना चाहिए, ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खाने के कारण ये रोग होता है। इस प्रकार से भी इस रोग से बचा जा सकता है। बाकी अगर थोड़ी शुरुआती अवस्था में ये रोग है तो अपन लाल दवा का घोल भी पिला सकते हैं पशुओं को। तो ये रोग है दोस्तों अपने जीवाणु जनित रोग सारे 10 रोगों की आपने ट्रिक लिखी थी सबसे पहले वीडियो में, वो सारे रोग हैं। वायरस जनित थे अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिए थे, आज अपन ने जीवाणु जनित हैं ये 5 रोग पढ़ लिए थे, इतने ही आपके सिलेबस में हैं। अब उपापचयी रोग हैं दोस्तों, जन्मजात रोग हैं, प्रोटोजोआ परजीवी जनित रोग हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।